आज वेस्ट बैंक ट्यूबस का दिन है और आप बिलीव नहीं करेंगे। ट्यूबस वेस्ट बैंक में तहसीर चेक पॉइंट है इजराइल का, आईडीएफ का। उसमें इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि पूरी की पूरी धरती हिल गई। जेनिन और नाब्लस तक कंपन हुई, अर्थक्वेक जैसा आ गया। इतना बड़ा ब्लास्ट जो आईडीएफ मिनिस्ट्री ने एक आईडीएफ के का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा इतना बड़ा ब्लास्ट पूरे 1948 के बाद के इतिहास में इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ है जितना बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे एक अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन आ गई। आखिर वो कौन से हथियार हैं जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस यूज कर रहा है भाई? कौन से वो हथियार हैं? इजराइल इतना नहीं पता कर सकता है? अमेरिका अपनी ताकत लगाए हुए इतना नहीं पता कर सकता है? ये देखिए रेजिस्टेंस की ताकत, ये रेजिस्टेंस का हौसला जो आगे बढ़ बढ़ के मार रहा है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। हम आपको 6 जून 2024 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ ले जाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूं, मेरे वीडियो पे कमेंट करिए। जब मैं 30-35 मिनट के वीडियो बनाता हूं तो उसकी जो व्यूइंग है वो थोड़ी बढ़ जाती है और ठीक ठाक होती है, लेकिन जब मैं 20-25 मिनट का बनाता हूं तो व्यूइंग घट जाती है। तो इसका आप ध्यान रखिए कि जो भी देख रहा हो, चाहे मैं 20-22 मिनट का बनाऊं चाहे 30 मिनट का बनाऊं, आप लोग जो भी देख रहे हैं उसको कम से कम 10 से 15 मिनट के बीच देखिए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत गंभीर है। अकेला चैनल ये आपका है जो इजराइल और फिलिस्तीन को कवर कर रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप इससे बड़ी मेरी मदद नहीं हो सकती। आप लोग कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे वीडियोस को व्यू करिए, ज्यादा टाइम तक व्यू करिए। अब देखिए, अब ये जो तहसीर में जो हुआ उसके पहले एक और घटना ट्यूबस में हुई। तो अल थतरा स्ट्रीट वहां पर ट्यूबस में है और उसमें आईडीएफ ने अटैक किया। और जब आईडीएफ ने अटैक किया, ये अर्ली मॉर्निंग की बात है, जब आईडीएफ ने अटैक किया तो उसमें जो आईडीएफ वाहन लीड कर रहा था इंट्राज को, उसमें कार बम विस्फोट हुआ। अब ये कार बम विस्फोट क्या है, हम कुछ दिनों से आपको बता रहे हैं। ये एक नई विधा, एक तरीके से डेवलपमेंट है जिसको हमास ने विकसित किया है। और कार बॉम्ब उसने वेस्ट बैंक की तरफ भेजे, क्योंकि गाजा में जो लड़ाई हो रही है वो तो स्नाइपिंग वाली ज्यादा होती है, क्लोज कम्बैट होता है ये। अब लेकिन जो वेस्ट बैंक फैला हुआ है, ज्यादा जगह है, ज्यादा मैदानी इलाका है, वहां पर एक कार बॉम्ब लीथल, मतलब आप सोचिए कि आईडीएफ के लोगों का ये कहना है, आईडीएफ के ऑफिसर्स का, कि ये जो कार बॉम्ब हैं ये हमारे कुछ मिसाइल से ज्यादा इफेक्टिव है। अब कार बॉम्ब में क्या है, अब आईडीएफ वाहन आ रहा है, आईडीएफ वाहन पे इन लोगों ने एक दूर से मारा पहले, उसके बाद कहीं ना कहीं वहीं पर वही बात आ गई जैसे तहसील जो चेक पॉइंट के ब्लास्ट में आई, वहीं पर कुछ एक्सप्लोसिव छुपे। और वो जो एक्सप्लोसिव्स हैं पहले से ही उनको पता है ये रूट कि यहां से आईडीएफ की सेना एंटर करती है, वहां पर वो पूरा बने हुए हैं। और वो जो कार ब्लास्ट हैं वो अंदर से ब्लास्ट होते हैं, या जो आईडीएफ के टैंक्स आ रहे हैं या वाहनें आ रही है वो भी माइंड होती हैं। उनमें पहले कहीं कहीं माइनिंग हो जाती है। माइनिंग मतलब कि जो बम है वो रख दिए जाते हैं। और ये जो कार बम है ये बिल्कुल स्पेशलाइज करते हैं, ये उसके वाहनों के हिसाब से बने कि जो वाहनों में जिस तरह से इस्तेमाल होता है। ये देखिए, अभी भी एक सवाल है जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस किसी को बता नहीं रहा है, वो क्यों बाहर करे। उसने देखिए तहसील चेक पॉइंट पे एकदम से अचानक ब्लास्ट किया, यहां आसपास कोई नहीं था, और इसका मतलब है पहले से वहां बॉम्ब प्लांटेड था और उसको रिमोट डिवाइस से वो एक्टिवेट हुआ। या फिर वहां पर उन लोगों ने ऐसी जगह रखा था कि एक ना एक दिन किसी इजरायली सोल्जर्स की राइफल का बट उस पर लगेगा और वो ब्लास्ट कर जाएगा। देखिए ये यूनिक चीज है, इसमें रिमोट की भी जरूरत नहीं है। ये जो उन्होंने डेवलप किया है कि बम बना के रखो, माइन कर दो, धरती के नीचे गाड़ दो, रिमोट से करने की जरूरत नहीं है कि रिमोट से दबाव कर दो। वो तो देखिए आईडीएफ वगैरह के पास वो टेक्नोलॉजी है। अभी आज ही आईडीएफ ने कई इलाकों में इस तरह से यूज किया, गाजा में, जहां पर उन्होंने रिमोट बॉम्बिंग की। लेकिन रिमोट बॉम्बिंग ये नहीं है जो तहसील में हुआ, इसमें पहले से मतलब एक्सप्लोजिव रखे हुए थे, पूरे चेक पॉइंट नीचे से पूरे एक्सप्लोजिव उसमें भरे हुए थे। और उसमें जैसे ही एक किसी ऐसे पॉइंट पे, उसमें उन लोगों को पता था कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन किसी ना किसी दिन इजराइल का कोई सोल्जर उस पर अपनी राइफल बट रखेगा, वो एक्सप्लोड कर जाएगा। उसके बाद देखिए कि जो अल खतरा स्ट्रीट में हुआ उसमें भी उनको पता था कि आईडीएफ की सोल्जर्स यहां से आएंगे, और उन्होंने
माइन लगा के, वहां पर पहले से माइन था, कार बॉम्ब, और कार बॉम्ब से पूरा वाहन एक्सप्लोड कर गया, कई आईडीएफ सैनिक मारे गए। देखिए साथियों, ये जो पूरी एक डेवलपिंग स्टोरी है, ये कहां तक जा रही है ये मैं आपको अंत में बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा राजनीतिक पेच है, और ये राजनीतिक पेच ये दिखाता है कि पूरी जो लड़ाई है ये किस तरफ जा रही है, इसमें अमेरिका के किस तरह के स्टेक्स अब लग गए हैं। उसके बाद देखिए, जेनिन में एक बड़ा विस्फोट, वही देखिए कार बॉम्ब का एक विस्फोट जेनिन में भी हुआ, और जेनिन में ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा जो एक एक शहरी इलाका है, शहरी इलाका उसके बीचों बीच हुआ, ये भी अचानक हुआ, इसमें भी हथियार नहीं यूज किए गए। अब ये देखिए ये सोफिस्टिकेटेड लेवल की चीजें हो रही है। जेनिन में जो हुआ उसमें भी हथियार नहीं, उसमें भी नीचे से ब्लास्ट हुआ, और इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ कि उसमें देखिए 2 आईडीएफ वाहन जो हैं वो उड़ गए, बिल्कुल परकच्चे उड़ गए उनके। और उसके बाद आईडीएफ जो सोल्जर्स हैं जो अगल बगल थे, जिनको आगे आके उसको बचाना था, वो आगे नहीं आ पाए, उन्होंने बल्कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उनको भागना पड़ा वहां से। ये देखिए लगातार हो रहा है, मतलब एक जो ऑफेंसिव ले लिया है इजराइल के पास, केवल वो जो हवाई हमले करता है। ये देखिए एक और जेनिन में आज जो इन्वेजन जेनिन का हो रहा है, एक और जेनिन में बड़ा ब्लास्ट हुआ है इसी तरीके का। आज लगातार ये 2 चीजें आज हुई हैं। आज ये फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने अपना जो नए उसने कार बॉम्ब्स बनाए हैं, जो वाहनों के नीचे पहले से रखे होते हैं, उनका एक अनावरण हुआ है। एक तरह से उनको उन लोगों ने दुनिया के सामने वो लाए गए। दूसरा, एक बैलिस्टिक मिसाइल, एक हमास ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल बनाई। उसकी रेंज कितनी है अभी नहीं पता, लेकिन उसको टेस्ट किया गया और जल्दी ही वो, मेरे ख्याल से आज रात तक या कल सुबह तक उसका इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि पैलेस्टीनियन बैलिस्टिक मिसाइल, ये किसी जो हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, मॉडल वही होगा, लेकिन उसमें एक तरीके का जो मेक है, क्योंकि इसमें जो देखिए ट्यूनीशिया से और मोरक्को से जो इंजीनियर्स आए, मैंने आपको बताया था, जो हमास की टनल हैं, बाकायदा फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने किस तरीके का ये बैलिस्टिक मिसाइल, अच्छा ये भी हो सकता है कि क्रूज मिसाइल हो। क्रूज मिसाइल जो हैं वो अपना निशाना खुद ढूंढती हैं, और हमास को जो जनरल मिसाइल्स हैं उससे ज्यादा उसको क्रूज मिसाइल्स की जरूरत है, क्योंकि क्रूज मिसाइल्स अगर वो मारता है और आईडीएफ मतलब अपना टारगेट क्रूज मिसाइल्स खुद ढूंढती है, तो आप सोचिए गाजा जैसी जगह पे आईडीएफ के लिए कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी। और इस तरह के हथियार वो हिजबुल्लाह से या ईरान से भी ले सकता था, और उसका मॉडल जरूर लिया होगा, लेकिन जो बनाया गया है वो इनके अपने फाइटर्स ने बनाए, क्योंकि ऐसे हथियार आप वहां से ट्रांसपोर्ट करेंगे दूर से तो कहीं ना कहीं उनके पकड़े जाने का खतरा है। लेकिन सुरंग में अगर फैक्ट्री है, सुरंग में अगर ये सब चीजें हो रही है, तो उसमें कोई भी इस तरीके का खतरा नहीं है। अभी देखिए और जो कुछ घटनाएं घटी हैं, हुरफेश एक वही नॉर्थ इजराइल में इजरायली सेटलमेंट है, और आपको मैंने बताया कि दो जंगल, नेफ्तली का फॉरेस्ट, बामरा का फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट हिजबुल्लाह ने जला दिए हैं नॉर्थ इजराइल में, अपर गैलिली में। और तीसरा हुरफेश में आज हुरफेश वो नहीं है, मतलब जंगल या पेड़, मतलब पेड़ों का झुरमुट या उस तरह से मैदानी इलाका नहीं, वो एक शहर है। और हुरफेश में, और यही अपर गैलिली में, हुरफेश में हिजबुल्लाह ने जो मार की है, जो रॉकेट से मार की है, उसमें 2 आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए हैं कंफर्म, जिसको इजराइल ने एक्सेप्ट किया, और करीब 17 से ऊपर लोग घायल हैं। ये देखिए हिजबुल्लाह जो लगातार, मैंने आपसे कहा था कि एक कैंपेन की तरह उत्तरी इजराइल पे हमला कर रहा है, और मकसद वही है कि किसी न किसी तरीके से इजरायलियों को विस्थापित किया जाए। फिर देखिए यहां पर एक और बात आती है कि ये 3 जगह गाजा में, खासतौर पे राफा के चारों तरफ, जो इजरायली सोल्जर्स ने काफी हद तक आज देखिए पेनिट्रेट करने की कोशिश की, लेकिन राफा में वही पैटर्न है। राफा में जो एक तो वो जो जिस चौराहे की मैं बात कर रहा हूं, जो एक बहुत बड़ा एक अपने आप में एक डिफेंस एक पॉइंट बन गया है, जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं आईडीएफ के सोल्जर्स, इतने दिन हो गए, अभी भी देखिए आईडीएफ के सोल्जर्स वहां फंसे हुए हैं।
और आज भी 3 कोशिशें हुई हैं, वो विफल रही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए, जो मैं बड़ी रणनीतिक बात, जो एक बड़ी ग्लोबल पिक्चर है, वो आपको देना चाह रहा हूँ। अमेरिका जो है, वो जो यमन के खिलाफ एक तरह से अकेले युद्ध कर रहा है, मतलब सारे एलाइज तो नेटो के विड्रॉ कर गए हैं, और यमन के खिलाफ रेड सी में सीधे समय अमेरिका और यमन में लड़ाई हो रही है। और कल मैंने इसके बारे में बताया भी था कि यमन ने बयान दिया कि अभी तो देखिए ये फर्स्ट राउंड है जिसमें यमन जीता है, अब ये सेकंड राउंड शुरू होगा, और आइसन हावर जो अमेरिकन वॉरशिप है, जिस दिन वो पूरी तरह से ढह जाएगी, वो कम से कम 30% वो डैमेज हो चुकी है, उसको अभी तक अमेरिका विड्रॉ नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वो भी प्रेस्टेज इशू उसको बना रहा है। और लेकिन ये लोग पूरी तरह से तैयार है, ये लोग इतनी, मतलब ये लोग जो जो यमन है वो पूरी तरह से तैयार है। उसने एयर स्ट्राइक झेले हैं, उसके यहाँ भी गाजा से बहुत कम, लेकिन फिर भी उसमें उसके यहाँ भी जो कई इस तरह से जो सिटीजन है यमन के, वो शहीद हो चुके हैं। तो अब ये जो देखिए सिचुएशन है, इसमें हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि अमेरिका दरअसल क्यों अड़ा हुआ है। उसके अच्छा, गाजा में एक बात सामने आई कि जो अमेरिकन जो बंदरगाह बना, जो टेम्पररी बंदरगाह बना जिसमें कुछ अमेरिकन सोल्जर्स भी थे, वो बंदरगाह का असली मकसद सामने आ रहा है। अमेरिका ने तेल निकालना शुरू कर दिया है अभी से। गाजा में जो तेल है, तो गाजा में जो गाजा से लगा जो पूरा समुद्र है जहां पर, और मेडिटेरेनियन सी में वहां पर इसराइल के लेविथिन एक ऑयल एक्सट्रैक्शन उसका जो बेस है, जिसपे इराक लगातार हमला कर रहा है, अमेरिका ने भी वहां पर तेल निकालना शुरू कर दिया, ऐसी खबरें हैं। और अब देखिए, एड के बहाने ये भी कह रहे थे हम 22 मिलियन लोगों को, 22 मिलियन भूखे लोगों को हम खाना खिलाएंगे, लेकिन एड के माध्यम से ये जो पूरा एड के बहाने जो ये वॉरशिप आई, ये दरअसल इसका मकसद अब साफ हो गया है। ये अमेरिका सीधे सीधे इसराइल को रिप्लेस करना चाहता है। कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि इसराइल वो काम नहीं कर पा रहा है जो अमेरिकन इंटरेस्ट में है। जिस तरीके से अब ये साफ हो गया कि ये गाजा के तेल के पीछे पूरा हुआ है मामला, और हमास भी इसको समझ रहा था, इसीलिए उसने 7 अक्टूबर का हमला किया। क्योंकि बात यह हो रही थी 7 अक्टूबर के पहले कि सऊदी अरेबिया का, और ये अमेरिका की चाल थी, सऊदी अरेबिया का इसराइल से समझौता करा दिया जाएगा और उसके बाद ऑयल एक्सप्लोरेशन किया जाएगा गाजा में। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इनकी मुट्ठी में है ही अमेरिका की। अब उसमें पेज फंस गया जो 7 अक्टूबर को हमास ने हमला कर दिया। अब अमेरिका इम्पेशेंट हो रहा है कि इसराइल पे उसको वो विश्वास नहीं है कि इसराइल जो है वो कायदे से हमास से लड़ भी पा रहा है। ये पूरी स्थिति हो गई। और इस पूरी स्थिति में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये चाहता है कि जो इलेक्शंस अक्टूबर 2024 में ड्यू हैं, उन इलेक्शंस के पहले हम कुछ कम से कम अगर ये चीज दोनों दिखा सके कि भाई हमने थोड़ा बहुत एड भी पहुंचा दिया लेकिन ऑयल एक्सप्लोरेशन भी कर दिया, तो ये इस तरह की चीज दिखाना चाहता है। एक ह्यूमैनिटेरियन फेस भी रहे और एक असली चेहरा भी रहे, जो बिजनेसमैन को सिग्नल है कि देखिए यहां पर बहुत सारी बिजनेस हो सकती है, बहुत सारा फायदा हो सकता है। लेकिन उसमें इसराइल को नकारना हो गया ना। इसराइल की को ये मान, अल्टीमेटली अगर अमेरिका ये करेगा तो यही मानेगा ना, कि यही माना जाएगा कि इसराइल से कहीं समस्या पैदा हो गई, इसराइल जीत नहीं पा रहा है अमेरिका के लिए। तो अगर ये स्थिति हो गई है कि इसराइल अमेरिका के लिए जीत नहीं पा रहा है, तो इसराइल की फिर नेतन्याहू का क्या होगा, और बाकी जो तमाम इसराइल की जो पूरे नेता हैं उनका क्या होगा जब अमेरिका के ये जो मंसूबे हैं ये सामने आएंगे। अमेरिका ने पहले भी अपने क्लाइंट स्टेट बिल्ड किए हैं और फिर उनको डिस्ट्रॉय किया, ये अमेरिका का पैटर्न रहा है। और इसराइल जो है, हालांकि इसराइल की वो स्थिति नहीं है भाई, क्योंकि वहां पर एक जूइश लॉबी है जो पूरी दुनिया के फाइनेंस को कंट्रोल करती है, डायमंड मार्केट को कंट्रोल करती है, बहुत बड़ा एक स्टेक उसका है, और अमेरिका उसको अनॉय नहीं करना चाहेगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जब ये बात साफ हो जाए कि इसराइल अपने बल पे इस तरीके से हमास को हरा नहीं सकता है, तो फिर आप अमेरिका कॉम्प्रोमाइज करेगा। कॉम्प्रोमाइज किससे करेगा? वो हमास से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। जी हाँ, तालिबान से उसने किया ना कॉम्प्रोमाइज। तालिबान से अल्टीमेटली जब अमेरिकन फौजें हटी, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज के ही, मतलब एक तरीके से उसने अमेरिका ने हार मानी, पिट के भागा। लेकिन उसने भाई तालिबान ने जो पावर का टेक ओवर किया, उसको उसको अमेरिका अपोज तो कर नहीं सकता, और उसने उसको होने दिया। उसी तरीके से हमास के साथ भी अमेरिका की ये डील हो सकती है कि अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर कुछ हमें करना है तो इस तरह की चीजें, और तुम पावर ले लो। लेकिन हमास ये नहीं मानेगा।
हमास ये कतई नहीं मानेगा कि हम पावर ले लें और अमेरिका को हम कुछ ऑयल एक्सट्रैक्ट करने दें, हम अपनी जनता के खिलाफ जाए, नहीं। वो ये जो लड़ाई हमास ने साफ किया है और एक स्टेटमेंट दिया है कि ये जो लड़ाई है ये इजराइल अमेरिका दोनों के खिलाफ है, क्योंकि इजराइल जो जिन जहाज़ों को यूज़ कर रहा है वो जहाज़ कहीं ना कहीं अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इसमें ये जो नरसंहार हुआ है, 36,000 से ऊपर लोग मारे गए हैं, औरतें और बच्चे मारे गए हैं, इसके पीछे अमेरिका का भी उतना ही हाथ है। और अमेरिका से मैं आपको भविष्यवाणी आज कर रहा हूं, मेरी देखिए बहुत सारी भविष्यवाणियां सही हुई हैं, चाहे वो भारत के चुनाव को लेके हों, चाहे वो फिलिस्तीन और ये इस संघर्ष को लेके हो। किसने सोचा था कि हमास इतने दिनों तक टिक जाएगा? लेकिन मैं शुरू से कह रहा था कि वो टिकेगा ही नहीं बल्कि आगे बढ़ेगा, और आज वो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। तो मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि चाहे वो अमेरिकन इलेक्शंस के बाद हो, अक्टूबर 2024 के बाद, कि जो भी नया नया प्रेसिडेंट आएगा, जो बाइडेन वापस लौटेगा या ट्रंप आएगा या कोई और आता है, अमेरिका ये चीज करेगा। अमेरिका और अल्टीमेटली हमास और अमेरिका में लड़ाई होगी, और वो जो लड़ाई होगी उसमें ईरान का पूरा साथ होगा, उसमें रशिया चाइना खुल के सामने आएंगे, उसमें हिजबुल्ला खुल के सामने आएगा। इजराइल एक दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा, अमेरिका ही फेंक देगा उसको सबसे पहले। अमेरिकन ट्रूप्स तेल अवीव में आएंगे, जैसे जैसे साउथ वियतनाम में आए थे, और वो कोशिश करेंगे कि हमास को दबाने की। और उसके बाद लेकिन हमास ने उसकी तैयारी कर रखी है। हमास ने इस तरीके से, आपको बताएं, बहुत सारे गुप्त प्लान हमास के हैं, क्योंकि हमारी भी बात कुछ लोगों से हुई थी वहाँ पर, मतलब गाजा में। तो वहाँ पर लोगों की तैयारी है, पूरी लोगों की तैयारी है कि अगर अमेरिका ऐसा दुस्साहस करता है तो उनको क्या करना चाहिए। अब देखिए, हम यहाँ पर आज इजराइल ने कुछ बड़ी शर्मनाक घटनाएं की। उन्होंने क्या किया कि जो नुसेरियत जो कैंप है वहाँ पर उन्होंने बम्बार्डमेंट किया। कई जो सिविलियंस हैं, करीब 30 से 40 सिविलियंस हैं, वो वहाँ पर मारे गए। उसके बाद देखिए खबर आती है आज ही 6 तारीख की कि यमन ने आज जो ऑपरेशन किया है रेड सी में, उसने 2 शिप्स को टारगेट किया, रोजा एंड वैंटेज ड्रीम। और रोजा एंड वैंटेज ड्रीम जो ये शिप्स हैं, ये दोनों ही अमेरिकन शिप्स हैं, और इनका ब्रिटेन से भी उस तरह का लिंक नहीं, ब्रिटेन तो पीछे हट चुका है, ये अमेरिकन शिप्स हैं, और इन दोनों को आज उन्होंने टारगेट किया। सबसे बड़ी बात जो इसमें हुई है वो ये हुई है कि जो आइजनहावर वॉरशिप अमेरिका की है, बहुत बड़ी, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी वॉरशिप, वो जो प्रोटेक्ट करने के लिए इनको वहां डिप्लॉयड है, वो ठीक से डिफेंड नहीं कर पाई इन 2 शिप्स को। ये जो 2 शिप्स हैं, देखिए, ये रोजा, वैंटेज ड्रीम, और एक तीसरा ऑपरेशन मेर्स्क सेलेटर नाम की जो एक शिप है, उस पर जो यमन ने हमला किया। आइजनहावर जो वॉरशिप है वो उसका मुकाबला, मतलब उसको जवाब नहीं दे पाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आइजनहावर वॉरशिप कहीं ना कहीं डाउन हो गई भाई। उस पर इतना, जैसे मैंने बताया, उसको जैसे इतना बड़ा उसका हल्क है, उसमें लगातार यमन मार कर रहा है, उसको कर रहा है। यहाँ तक खबर है कि 1/3 हिस्सा उसका उसको एक तरह से, जैसे धीरे धीरे पेड़ काटा जाता है, उस तरह से एक 1/3 हिस्सा जो है उसका नष्ट हो चुका है। इसलिए अपनी पूरी कैपेसिटी में वो ऑपरेट नहीं कर पा रही है जो आइजनहावर वॉरशिप है। ये देखिए बड़ी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर यमन का पूरा एक वीडियो आया जिसमें उनके जो नेता यहिया सईद हैं, उन्होंने भाषण दिया, और उन्होंने साफ कहा कि हमने किस तरीके से जो इन शिप्स को टारगेट किया। और एक और बात हुई, यमन ने आज बहुत दिनों बाद एक ग्राउंड बेस पे भी अटैक किया। ये जो अल रश जो इलियात कहते हैं, जिस पे इराक कई बार स्ट्राइक कर चुका है, उस पे भी यमन ने आज स्ट्राइक किया। फिर देखिए, इजराइल में बड़े लेवल के प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए, और यहां पर स्पेसिफिक नाम है बेगिन स्ट्रीट नियर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन तेल अवीव। यहां पर इजरायलियों ने बड़ा एक अपना प्रदर्शन शुरू किया है। उसमें उनकी मांग है ओवरथ्रो ऑफ नेतन्याहू गवर्नमेंट, कि नेतन्याहू गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से हमको रहने नहीं देना है, उसको ओवरथ्रो करना है, और हमें हमास से डील चाहिए। हमास से डील चाहिए, ये बात पहले दबी हुई आती थी, लेकिन अब ये बात खुल के सामने आ रही है। खुल के इजरायली कह रहे हैं कि हमें हमास से सीधे डील करो। अगर ये अमेरिका आते हैं, कुछ बोलते हैं, इनका अपना इंटरेस्ट है, बाकी सब देश बोलते हैं इनका अपना इंटरेस्ट है, सीधे हमास से बात करो ना, क्या दिक्कत है?
अब यही बात तो है, दिक्कत तो नेतन्याहू का है ना। नेतन्याहू जिस दिन सीधे हमास से बात करेगा, सरेंडर करने का मतलब, उसका मतलब है कि वो सरेंडर करेगा। उसके राइट विंग जो एलाइज हैं वो रिवोल्ट करेंगे, सरकार गिर जाएगी। एक बार सरकार गिर गई, उसके बाद वहां पर कुछ भी हो सकता है, फिर आप ऑपरेशन कंटिन्यू ही नहीं कर सकते हैं। वो इजराइल ऐसा नहीं है कि मतलब उसको कोई ब्यूरोक्रेसी संभालती है कि अगर पॉलिटिशियंस कुछ समय के लिए फेल हो जाएं तो ब्यूरोक्रेसी है और वो ऐसे लड़ाई वगैरह की चीज़ संभाल ले। नहीं, वहाँ पर एक पॉलिटिकल लीडरशिप अगर नहीं है तो वहाँ पर कोई ऐसी ब्यूरोक्रेसी नहीं है जो अपने आप वॉर को आगे बढ़ाए। आईडीएफ जो है वो बढ़ा सकता है अपने आप, लेकिन आईडीएफ का इस तरह का एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो सिविलियन लीडरशिप के अंडर रहता है, कोई आर्मी रूल तो है नहीं इसराइल में। तो आईडीएफ खुद, जैसे भाई पाकिस्तानी आर्मी को माना जाता है अपने बल पे कुछ कर सकती, लेकिन आईडीएफ जो है अपने बल पे नहीं कर सकती। ना ही उसके उस तरह का स्ट्रक्चर है, ना उसका जो कमांड स्ट्रक्चर है उस तरह का, ना उसका जो रिश्ता है पॉलिटिकल लीडर के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ इसराइल में, वो ऐसा है। तो देखिए हर तरफ से यहाँ पर घेराघारी हो गई है और जनता का जो विद्रोह है वो सामने आ गया है। उसके बाद देखिए तुलकरेम में आज फिर एक बड़ी झड़प हुई आईडीएफ में और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस में, और जिसमें फिर से आईडीएफ सोल्जर्स को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद देखिए जो न्यूज़ चैनल, एक सीरिया का न्यूज़ चैनल है, और उसमें एक हमास के लीडर ने वही बात कही जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि हम गाजा के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उस पर हमारा कब्जा डायरेक्ट हो जाए। इसराइल के माध्यम से उसने कोशिश की, लेकिन वो संभव नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट हमारा हो जाए। और उसने कहा है कि दरअसल इसके पीछे 15 साल से ये कोशिश अमेरिका कर रहा है, और जो पैलेस्टीनियन बिलियनर्स भी पूरी दुनिया में फैले हैं। लेकिन आप सोचिए, 15 साल से ये कोशिश हो रही है कि गाजा का ऑयल एक्सकवेट किया जाए, उसमें जो पैलेस्टीनियन बिलियनर्स हैं उनको वो इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। मतलब वो चाह भी रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर तुम करो हम तुम्हारे पार्टनरशिप में आ जाए, नहीं। पैलेस्टीनियन जो बिलियनर्स हैं, जो करोड़पति और अरबपति हैं, खरबपति हैं, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, उनको बाहर रखा जा रहा है। मतलब आपने सुना होगा कि पूंजीवाद में कम से कम एक चीज होती है कि कोई नस्लवाद नहीं होता। भाई जिसके पास पैसा है, जिसके पास जो इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे फिलिस्तीनी हो, चाहे इजरायली हो, चाहे जो भी हो, उसका एक एक पूंजी का अपना एक चरित्र होता है। वो ये नहीं देखती कि क्या आपके स्किन का कलर है, क्या मजहब है आपका, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो फांसीवादी पूंजी है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो फांसीवादी पूंजी है वो दूसरे टाइप की होती है। वो एक एक नस्ल की, एक कलर की, उसी का डोमिनेशन चाहती है पूंजी के माध्यम से, कि उसी के पास पूंजी रहे। और अगर पूंजी दूसरी नस्लों के पास है, या जैसे यहां पर ईस्ट और वेस्ट की सीधे लड़ाई है, पश्चिम और पूरब की, तो पूरब के पास जो पूंजी है उसको अमेरिका अभी नहीं चाहता है कि वो मेरी पार्टनरशिप में पनपे। क्यों? क्योंकि चीन में जो 1978 के बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जब पश्चिमी पूंजी लगी और चीनी पूंजी के साथ मिलके उसने एक सोचा था कि हम दोहन कर लेंगे चाइना का। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना ने उसका इस्तेमाल कर लिया। चाइना ने खुद को मॉडर्नाइज किया, अच्छी टेक्नोलॉजी लाए, अपना मार्केट भी दिया, एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाया जिसमें पूरी दुनिया का पैसा आया। लेकिन उन्होंने अपनी इकोनॉमी को प्राइवेटाइज नहीं किया, उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया इस चीज़ को। और उन्होंने जो जो उनकी अपनी इकोनॉमी है, 80% अभी भी वो पब्लिक सेक्टर में है, और अपनी कंपनीज को मजबूत किया। इंडिया को यही करना चाहिए था। इंडिया में लेकिन सबको भेज दिया गया। इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज उनको भेज दिया गया प्राइवेट हैंड्स में। यहां लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। तो चाइना से जो अमेरिका सोच रहा था कि धीरे धीरे हम चाइना में पूंजी के माध्यम से चाइना पे कब्जा कर लेंगे और चीनी जो पूंजी है उसको दबा देंगे, वो नहीं हो पाया। अब वो ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन में ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अगर उनका कोलैबोरेशन होता है फिलिस्तीनियों से, जो अरबपति खरबपति हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ सकती है कि हमास के पास पावर आ जाएगी और फिलिस्तीनी जो अरबपति खरबपति वो गाजा में भी इन्वेस्ट करने लगेंगे, और सही मायने में पैलेस्टाइन एक इंडिपेंडेंट पावरफुल स्टेट बन के उभरेगा। ये आने वाले 20-30 सालों की बात है, क्योंकि देखिए दूर की नज़र फॉरेन पॉलिसी में चलती है। तो अमेरिका अभी से ये कोशिश कर रहा है कि वो एक नस्लवाद के रास्ते चले और पहले से ही वो बाहर रखे। अब देखिए इसके चलते बहुत सारी गलतियां अमेरिका कर रहा है। एक तो वो देखिए यमन के साथ जो उसने लड़ाई अभी शुरू हुई है, फिर जो हमास के फ्रॉगमैन हैं,
हमास के जो फ्रॉगमैन हैं वो जिस तरीके से वहाँ पर लगे हुए हैं, उन्होंने डिटैच कर दिया था जो अमेरिकन हार्बर को, और वो दोबारा ऐसा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। एक बात देखिए, ट्यूबस में एक और चीज़ हुई कि फिलिस्तीनी जो अथॉरिटी है, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, पूरी तरह से गद्दारी को उतर आई। मतलब इसके साथ पहले ये बात थी कि भाई वहाँ पर बहुत सारे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है वेस्ट बैंक में, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में, जो महमूद अब्बास की है, और वो लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट लेके भाई उसी सब मतलब सब फिलिस्तीनी हैं। तो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का ये था कि भाई बहुत ज़्यादा इनसे झगड़ा उस तरह से अ, चलता रहे, वैचारिक संघर्ष चले, जहां वो गलत करें उनका जवाब दो हथियारों से, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको ख़त्म करने की बात, क्योंकि भाई हैं तो फिलिस्तीनी वो ना, उनको अपने साथ लाने की जो एक कोशिश है वो प्राइमरी थी। लेकिन अभी स्थिति बदल गई है। अब जब ये बात सामने आ गई है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने अगवा करने लगी है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स को, उनको मारने लगी है, तो अभी ट्यूबस में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो एरिया है उसको चारों तरफ उस पर आग लगा दी गई। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने उसमें आग लगा दी है। इस तरीके की वो भयंकर आग है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बहुत सारे जो हथियार हैं वो एक तरह से उनको छोड़ के पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो फाइटर्स हैं, जो लोग हैं, उनको भागना पड़ा। और जब वो भागे हैं उन हथियारों को छोड़ के, तो उन हथियारों को खुद पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कॉन्फिस्केट कर लिया। और वो जो उनका कॉन्फिस्केशन है वो एक तरह से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ऊपर बहुत बड़ी विक्ट्री है। अब देखिए क्या है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग सरेंडर कर रहे हैं। कई जगह की खबर आई है, ट्यूबस में भी आई है, नाबलस में भी आई है, कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस में सरेंडर कर रहे हैं, के सामने सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने शर्त रखी है कि तुम अपने घर वापस नहीं जाओगे, तुम बंदूक उठा के हमारे लिए लड़ो, और तुम्हारे पीछे हमारे 2 फाइटर्स हमेशा रहेंगे कि अगर तुम पलटे और तुमने धोखा दिया तो वहीं गोली मार देंगे, वहीं गोली मार देंगे। ये जो देखिए पूरी बात हो रही है, ये एक तेवर दिखाते हैं, एक नए तरीके का जो पोलराइजेशन पूरी दुनिया में हो रहा है उसको दिखाते हैं। और देखिए एक जो अल अक्सा मस्जिद को जो स्टॉर्म करने की बात थी आज के दिन, अभी वो पूरी प्रक्रिया चल रही है। शुरू में क्या हुआ कि वहाँ पर जो फ्लैग मार्च हुआ उसमें कुछ फिलिस्तीनियों से झड़पें हुई, इजरायली सेटलर्स ने कुछ फिलिस्तीनियों को मुक्के वगैरह मारे, लात वात मारी, और उस तरह से भीड़ मारती किसी इंडिविजुअल को, कोई मौत नहीं हुई लेकिन मारपीट हुई। अभी जो स्थिति बन रही है, 3000 इजरायली सैनिक हैं वहाँ, और पूरा जो ये मार्च है ये जो जेरूसलम का क्रिश्चियन एरिया है, मुस्लिम एरिया है, उससे होके गुजरेगा। और बड़ा जो मुस्लिम एरिया से गुजरता है, तो जैसे यहाँ इनके आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के जुलूस निकलते हैं मस्जिदों के सामने, तो मुस्लिम विरोधी नारे वहीं पर खड़े होकर लगाते हैं। तो उसी तरीके से ये लोग मुस्लिम जो इलाका है जेरूसलम का, वहाँ पर ये लोग जब गुजरते हैं तो वहाँ पर नारे लगाते हैं, डेथ टू अरब्स और डेथ टू मुस्लिम्स, इस तरह की बातें करते हैं। वहाँ तक अभी ये लोग एक बार पहुंचे तो इनको पीछे ढकेल दिया गया। 3000 इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लेकिन वो भी नहीं बचा पाई। मुस्लिम एरिया में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों अल्टीमेटली लोग घुसेंगे, और रेजिस्टेंस ने कह दिया है कि इस बार जो है तुम घुसो और हम तुम्हें अंदर आने देंगे, और अंदर आने के बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो आईडीएफ की जिम्मेदारी है। वो जो इजराइल ने जो इस मार्च को अलाउ किया है उन लोगों की जिम्मेदारी, ये साफ साफ हमास का कहना है। तो देखिए ये एक पूरी स्थिति है। अभी शाम भर में, रात को, क्योंकि 5 घंटा पैलेस्टाइन टाइम पहले है, शाम को और रात में और भी बड़ी घटनाएं होंगी, और आपके सामने हम पैलेस्टाइन का अपडेट लेके कल फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।